नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत मेहनत आप लोग कर रहे होंगे। और आज उत्तराखंड का एक पावन पर्व है, हमारे पहाड़ों का फूलदेही का त्यौहार। फूलदेही के इस पावन त्यौहार पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। उम्मीद है आपका जीवन इन फूलों की तरह ही हंसता और खिलता हुआ बीते और आपकी महक चारों तरफ फैले। इसी उम्मीद के साथ आज शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1947, ऑप्शन नंबर सी है 11 दिसंबर 1946 और ऑप्शन नंबर डी है 10 दिसंबर 1946। और इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न नंबर दूसरा है 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। उनमें से महिला सदस्यों की संख्या थी। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 15। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 8। प्रश्न नंबर तीसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 15 में, ऑप्शन नंबर बी है भाग 18 में, ऑप्शन नंबर सी है भाग 19 में और ऑप्शन नंबर डी है भाग 20 में। और इसका सही उत्तर है संविधान सभा की संशोधन प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में वर्णित है, अनुच्छेद 368। प्रश्न नंबर 4 है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 61वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 66वें, ऑप्शन नंबर सी है 69वें और ऑप्शन नंबर डी है 67वें संविधान संशोधन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। उससे पूर्व वो संघ राज्य क्षेत्र के अंदर आता था। प्रश्न नंबर 5 है भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है रूस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 6 है भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन नंबर डी है 26 नवंबर 1949। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत के राष्ट्रगान को जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया था। और भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 16 में, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15 में, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 17 में और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 18 में। और इसका सही उत्तर है अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 70, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 71, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 72 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 73। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है 72वां, ऑप्शन नंबर बी है 73वां, ऑप्शन नंबर सी है 74वां और ऑप्शन नंबर डी है 76वां।
और इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान का जो संशोधन है पंचायती राज व्यवस्था से, वो 73वां संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर था। ऑप्शन नंबर ए है अल्मीडा, ऑप्शन नंबर बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी है अल्बुकर्क और ऑप्शन नंबर डी है कैप्टन कुक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर अल्मीडा था। और पुर्तगाली ही पहली यूरोपीय कंपनी है जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। और वास्को डी गामा के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, 1498 में सर्वप्रथम इन्होंने ही भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा था और उसके बाद फिर यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी थी। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी है डच, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी और ऑप्शन नंबर डी है डेनिश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी थी डच कंपनी। और ये लगभग पुर्तगालियों के 100 वर्ष बाद लगभग 1596-97 में ये डच लोग भारत आए थे। डच हॉलैंड के देशवासियों को कहते हैं और ये भी एक यूरोपीय कंपनी थी। और फिर डच के बाद फिर अंग्रेज़ भारत में आए और अंग्रेज़ों के बाद फिर डेनिश कंपनी भारत में आई थी और लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। 1761 में, 1760 में, 1763 में, 1757 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वांडीवास का युद्ध 1760 में 22 जनवरी 1760 को हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में व्यापार को लेकर तमिलनाडु के वांडीवास नामक स्थान पर लड़ा गया था। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हरा दिया था और फिर भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो व्यापार है वो समाप्त हो गया। और इस युद्ध के बाद ही भारत में अंग्रेजों का एक छत्र राज्य हुआ और इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत में औपनिवेशिक सत्ता को बढ़ाने में अंग्रेज कामयाब हो पाए थे और पूरे भारत को अपने कब्जे में उन्होंने ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भूमि बंदोबस्त द्वारा अंग्रेजों ने भूमि का मालिक वास्तविक किसान को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर सी है महलवारी व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। रैयतवाड़ी व्यवस्था मूल रूप से जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं मद्रास, इन इलाकों में सर्वप्रथम इसको लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में ही सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भूमि का मालिक वास्तविक किसान को बनाया था, जबकि जो स्थायी भूमि बंदोबस्त है ये बंगाल, बिहार, इन प्रांतों में इसको लागू किया गया था। इस व्यवस्था में भूमि का मालिक किसी जमींदार को बना दिया गया और जमींदार अपने द्वारा किसानों से खेती करवाता था, उनसे लगान वसूलता था और फिर उस लगान का कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों को देता था। और एक जो है महलवारी व्यवस्था, इस व्यवस्था में गांव के सभी किसानों से टैक्स वसूला जाता था और वो टैक्स गांव के सभी किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करके एक भूमि का एक मुखिया बनाया जाता था, वो लिया जाता था। तो ये महलवारी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था ही अंग्रेज़ों ने भारत के सबसे बड़े कृषि क्षेत्र में लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1853-54 के दौरान की थी। और लॉर्ड डलहौजी ही वही व्यक्ति था जिसने भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट की व्यवस्था, जो टेलीफोन तार की व्यवस्था
और भारत में रेलवे का जनक लाल डलहौजी ही कहलाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, संवाद कौमुदी बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर सी है देवेंद्र नाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण का अधिष्ठाता भी कहा जाता है और इन्होंने ही भारत में पाश्चात्य शिक्षा के बढ़ावे को बहुत बल भी दिया था और इनका मानना था कि यदि हम पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करते हैं भारतीय लोग तो कहीं ना कहीं उनमें जन जागृति पैदा होगी और वो अंग्रेजों से लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है देवेंद्र नाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर डी है केशव चंद्र सेन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण जी के पुण्य तिथि पर की थी, उनकी स्मृति में की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी है हेनरी विवियन डेरोजियो और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर पांडुरंग। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन 1826 से लेकर और 1834 के दौरान चला था और इस आंदोलन ने भारतीयों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो उस टाइम के जो भारतीय छात्र कॉलेज स्तर पर पढ़ते थे तो उन्होंने यंग बंगाल के तहत उनमें एक ऐसी चेतना जागृत की कि जिससे वो अंग्रेज़ों से जो देश की आज़ादी के लिए या जो शोषण अंग्रेज़ों के द्वारा किया जा रहा है उससे वो छुटकारा पा सके। यह आंदोलन कहीं ना कहीं जो डेरोजियो साहब है वो उस समय जो इटली की क्रांति है, जो फ्रांसीसी क्रांति है, उससे काफ़ी प्रभावित थे और उसी को उन्होंने भारत में भी उसी विचारधारा को भारत में भी फैलाने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी है M.G. रेनाडे और ऑप्शन नंबर सी है आत्माराम पांडुरंग और ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं और ये 1905 के दौरान जब बंगाल विभाजन के बाद जो भारत में जो आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ तो सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है होजियरी, ऑप्शन नंबर सी है चीनी और ऑप्शन नंबर डी है जूट उद्योग। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होजियरी उद्योग। साथियों, फुटलूज उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिस उद्योग में जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो कहीं भी ले जा कर के उससे तैयार माल बनाया जा सकता है और इस उद्योग में
जैसे यदि हम बात करेंगे, जैसे लोहा इस्पात उद्योग ऐसा उद्योग है कि जिसे हम सिर्फ जहाँ उसका रॉ मटेरियल मिलता है या जहाँ उसकी खाने हैं उसके नज़दीक ही उसको स्थापित किया जाता है। उससे दूर हम लोहा इस्पात कारखाने को स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आय व्यय बढ़ जाता है। यदि लोहे की खान यदि जैसे यदि बात करेंगे हम, जैसे बोलाडिला में है, झारखंड के बोलाडिला क्षेत्र में यदि लोहे की खान है और वहाँ से यदि हम उत्तराखंड में यदि लोहा इस्पात कारखाने को लगाएं तो फिर जो ट्रक झारखंड से उत्तराखंड को लोहे को लेकर आएंगे तो उस पर जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो लगातार बढ़ जाता है, क्योंकि उस लोहे में बहुत सारा जो ऐसा जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो जैसे मिट्टी है, पत्थर है, तो और उसको गलाने के बाद लोहा बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसलिए इन उद्योगों को, जो भारी उद्योग है, उनको जहाँ पे लोहे की खान है उसी के नज़दीक लगाया जाता है। जबकि जो फुटलूज उद्योग ऐसे हैं, जैसे धागा है, जैसे मोबाइल्स के पार्ट्स हैं, तो इनको हम कहीं भी ले जा करके आसानी से उसको असेंबल कर सकते हैं। उसमें जो परिवहन व्यय है वो उतना मायने नहीं रखता है। ऐसे उद्योगों को हम फुटलूज उद्योग कहते हैं, जिन्हें उसके कच्चे माल से बहुत दूर भी स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सारगेसो सागर प्रख्यात है। ऑप्शन नंबर ए है अत्यधिक निम्न तापमान हेतु। ऑप्शन नंबर बी है अधिक गहराई हेतु। ऑप्शन नंबर सी है समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु। और ऑप्शन नंबर डी है उष्ण महासागरीय धाराओं हेतु। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सारगेसो सागर प्रख्यात है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु। सारगेसो सागर अटलांटिक महासागर में, मूल रूप से जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसमें फैला हुआ है, और यहाँ पे जल शांत रहता है। इसके चारों तरफ जो धाराएं हैं, समुद्री धाराएं, वो चलती रहती हैं, और बीच में यहाँ पे एक घास, एक शैवाल पैदा होती है जिसे हम सारगेसो शैवाल के नाम से जानते हैं। उसी सारगेसो शैवाल के नाम से इस समुद्र का नाम सारगेसो सागर पड़ा हुआ है। ये मूल रूप से उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। प्रश्न नंबर 22 है, ब्रिटिश द्वीप समूह में सम जलवायु रहती है। ऑप्शन नंबर ए है लेब्राडोर धारा के कारण। ऑप्शन नंबर बी है क्यूरोसियो के कारण। ऑप्शन नंबर सी है गल्फ स्ट्रीम के कारण। और ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण। साथियों, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण। ब्रिटिश द्वीप समूह मूल रूप से उत्तरी क्षेत्र में आता है, उत्तरी यूरोप के अंदर आता है, और ये एक प्रकार से जो शीतोष्ण कटिबंध है या शीत कटिबंध के अंदर ये क्षेत्र आता है। लेकिन ठंडे प्रदेश होने के कारण भी वहाँ पर सम जलवायु, मतलब ज़्यादा गुनगुनी जलवायु यदि वहाँ पे मिलती है, तो उसके पीछे जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, जल प्रवाह है, वो एक गर्म जलधारा है जो शुरू होती है गल्फ स्ट्रीम से, और गल्फ स्ट्रीम जब घूम के आगे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा से मिलती है तो फिर वो बढ़ती है ब्रिटिश द्वीप समूह की तरफ। तो वो एक गर्म जलधारा होने के कारण वहाँ की जलवायु को भी प्रभावित करती है। इस कारण ब्रिटिश द्वीप समूह में सम जलवायु मिलती है, तो वो उसके पीछे जिम्मेदार है उत्तरी अटलांटिक जल धारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के किस राज्य में इदुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है केरल। ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल। ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश। और ऑप्शन नंबर डी है जम्मू कश्मीर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत के केरल राज्य में पेरियार नदी, जो एक महत्वपूर्ण नदी है केरल की, उस पर इदुक्की जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। ऑप्शन नंबर ए है ठंडी तथा शुष्क। ऑप्शन नंबर बी है ठंडी तथा नम। ऑप्शन नंबर सी है उष्ण तथा शुष्क। और ऑप्शन नंबर डी है उष्ण तथा नम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वायुदाब तभी अधिक होगा जब हवा ठंडी हो और उसमें नमी हो। साथियों, यदि हवा गर्म होती है तो गर्म होने से हवा फैल जाती है, फैलने से उसका जो भार है वो कम हो जाता है। और साथ ही साथ यदि वो शुष्क है, शुष्क मतलब उसमें नमी नहीं है, तो वो उस हवा का भार कम होगा। और यदि हवा ठंडी है तो ठंडी होने से
हवा की जो परतें हैं वो बहुत नज़दीक आ जाती हैं, और उसमें यदि पानी है तो फिर पानी और हवा की परतें कम दूरी पर होने पर उसका भार बढ़ जाता है। यदि हवा घनी है और उसमें पानी है तो उसका भार 100% है कि वो भारी होगा, तो इसलिए वायु दाब भी अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का प्राचीनतम पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी है विंध्याचल, ऑप्शन नंबर सी है अरावली, और ऑप्शन नंबर डी है सतपुड़ा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अरावली। अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तुलबुल परियोजना संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ब्यास से, ब्यास नदी से, ऑप्शन नंबर बी है रावी नदी से, ऑप्शन नंबर सी है झेलम नदी से, और ऑप्शन नंबर डी है सतलुज नदी से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो स्थित है झेलम नदी पर। तुलबुल झील, तुलबुल झील, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, तुलबुल झील। झेलम का मतलब होता है झेलम। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 डिग्री अक्षांश का अंतराल दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए 211 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 91 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है 230 किलोमीटर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 डिग्री अक्षांश से और 2 डिग्री अक्षांश के बीच, या ये कहें कि 1 डिग्री अक्षांश रेखा लगभग 111 दशमलव कुछ किलोमीटर होता है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो 111 दशमलव समथिंग किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रफल मापन में, ऑप्शन नंबर बी है दिशा मापन में, ऑप्शन नंबर सी है दूरी मापन में, और ऑप्शन नंबर डी है प्रवणता मापन में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी मापन में। साथियों, ओपिसोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे मानचित्र के ऊपर हम सड़कों की दूरी या किसी नदी की दूरी को मापा जाता है, और ये दूरी हम किलोमीटर या मील में इसे व्यक्त कर सकते हैं। ओपिसोमीटर का इस्तेमाल सिर्फ मैप में या ग्लोब के ऊपर किसी भी सड़क या रेल मार्ग या जो नदी है उसकी लंबाई को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 29 है, जापान के आदिवासी हैं। ऑप्शन नंबर ए एनो, ऑप्शन नंबर बी है बंटू, ऑप्शन नंबर सी है सकाई, और ऑप्शन नंबर डी है वेदा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान के आदिवासी हैं एनो, एनो जनजाति। और आज का लास्ट प्रश्न है साथियों, संध्याकालीन सर्वाधिक रंगीन मेघ है। ऑप्शन नंबर ए है कपासी, ऑप्शन नंबर बी है स्तरी, ऑप्शन नंबर डी है पक्षाब, और ऑप्शन नंबर डी है बर्फीले। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पक्षाब मेघ। साथियों, आज की जो प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और बहुत जल्द ही आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं। आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा और घबराने की ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। इस बीच मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं लगातार कि आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाया जाए और उस वीडियो में उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा जाए जो आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। साथियों, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखिए। आप लोग डरने और घबराने की ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत सरल भी आते हैं एग्ज़ाम में। मैंने 2-3 बार ये टेस्ट क्वालिफाइड किए हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम कई बार क्या करते हैं कि बहुत हाई लेवल का वहाँ पे पढ़ के जाते हैं और जब एग्ज़ाम हॉल में रहते हैं तो पता लगता है कि वहाँ पे बहुत हल्के प्रश्न भी रखे गए हैं। मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो जब मैंने पिछली बार जब लेक्चर का पेपर दिया था 2019 में, तो वहाँ पे एक प्रश्न आया था कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी का छात्र रहा हूँ,
तो मैं इस प्रश्न को देख के बहुत कंफ्यूज हो गया वहाँ पे कि यार ये प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। और मैं वहाँ पे वुलर झील करने के बजाय मैंने डल झील को टिक कर लिया था एक बार। फिर मैंने सोचा यार, मैंने कहा ये तो डल झील तो हो ही नहीं सकती है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वुलर झील है। तो साथियों, ऐसे प्रश्न भी कई बार जो हमारा यूकेपीएससी है, राज्य लोक सेवा आयोग, वो कई बार बहुत हल्के प्रश्न भी करता है। आप इन प्रश्नों को भी अपने ध्यान में रखिएगा। घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप 100% अपने जो आपकी जो उद्देश्य है उसमें, आप जो लक्ष्य है, आप उसमें सफलता को प्राप्त करेंगे। आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है, ऑनलाइन स्टडी विथ आरजे, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।